केबीसी वेलकम्स यू ऑल। आप सभी का स्वागत है केबीसी यानी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ यहां पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। यहां आज हम लोग पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था उन सभी चीजों को आज थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होता है, फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा कि जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोगों को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट। हाँ, तो भाई क्या पढ़ना है हम लोगों को? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में, कि लैंगिक प्रजनन की घटनाएं कौन कौन सी होती है, इन सभी चीजों को आज हम लोग जानेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर जगह पर क्वेश्चन आता है, चाहे आपका नीट हो या फिर आपका बोर्ड्स का एग्जाम हो। काफी इसका वेटेज बहुत ही अच्छा है, बोर्ड्स में तो इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इसको दिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आज का टॉपिक है अपना इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? इवेंट्स का मतलब होता है घटना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? लैंगिक प्रजनन। अब जैसे ही हमारे दिमाग में एक वर्ड जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हमें जो समझना है वो है कि यहां भाई गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा भाई? गैमेट्स का फ्यूजन मतलब युग्मकों का संलयन। ये जो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, इसको नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन। और हिंदी में कहा जाता है निषेचन। क्या कहा जाता है भाई? निषेचन। इस फर्टिलाइजेशन को आधार मानते हुए इस इवेंट को 3 फेजेस में कैटेगराइज किया गया। कितने में भाई? 3। एकदम इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा और समझिएगा। तो आधार किसको माना गया है? इस फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर इसके बेसिस पर अगर कोई इवेंट फर्टिलाइजेशन के पहले होता हो, किसके पहले भाई? फर्टिलाइजेशन के पहले, तो इस इवेंट को नाम दिया जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या नाम दिया जाएगा भाई? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और ऐसा इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा उसे क्या कहा जाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, जो निषेचन के पहले हुआ वो निषेचन के पूर्व की घटना है, तो उसे नाम देंगे पूर्व निषेचन घटना। ठीक है, या फिर निषेचन पूर्व घटना। और ऐसी घटना जो निषेचन के बाद हो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी घटना जो निषेचन के पश्चात हो तो उसे कहा जाएगा निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन के आधार पर इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको 3 पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन के पहले या फिर फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना। दूसरा फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के समय की घटना। और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बाद या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। इन तीनों ही घटनाओं पर, इन तीनों ही इवेंट्स पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक एक करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और आखिरी में पढ़ेंगे आज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए भाई, अब हम लोगों को पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होना चाहिए, ये हम लोगों को पढ़ना है इस इवेंट में। तो चलिए समझते हैं कि होता क्या। तो फर्टिलाइजेशन क्या था भाई? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन, इसको क्या कहा जाता है भाई? फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर फ्यूजन के पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होना चाहिए? तो भाई आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलने वाला है, तो जरूरी है कि पहले आप मेल गैमेट को बना लीजिए, फीमेल गैमेट को बना लीजिए। मतलब कि जब तक गैमेट बनेगा नहीं, फ्यूजन होगा कैसे? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपका गैमीटोजेनेसिस। क्या भाई? गैमीटोजेनेसिस।
अब ये गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेट के बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। किसे कहा जा रहा है भाई? गैमेट के बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे भाई? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। The process of formation of gamete is known as gametogenesis। अब यहां एक वर्ड अपने पास मिल रहा है गैमेट, कि भाई ये गैमेट क्या है? ये इसको हिंदी में युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? युग्मक। अगर आपसे पूछा जाए कि ये गैमेट क्या है, तो गैमेट के लिए सबसे पहला पॉइंट ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है भाई? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये इसमें अगर क्रोमोसोम की बात करेंगे तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए इसे कहा गया है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो बात आती है कि इसका फॉर्मेशन कहां होता है। तो फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस गैमेट का फॉर्मेशन गोनैड्स में होता है। कहां होता है भाई? गोनैड्स। अब ये गोनैड्स क्या हो सकता है? जैसे ओवरी और टेस्टिस, ये क्या होता है भाई? गोनैड। तो यहां पर बनता क्या भाई? स्पर्म और ओवम। तो ये स्पर्म और ओवम क्या हो गया? स्पर्म और ओवम हो गया आपका गैमेट्स। क्या हो गया भाई? गैमेट्स। तो देखिए कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर अब ये बनता किस में है भाई? बनता है गोनैड्स। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय डिप्लॉयड गोनैड्स। देखिएगा भाई ध्यान से कि ऐसा अगुणित संरचना जो द्विगुणित गोनैड्स में बन रहा है। कहां बन रहा है भाई? द्विगुणित गोनैड्स में जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहा जा रहा है? गैमेट। क्या कहा जा रहा है भाई? गैमेट। अगर गैमेट के एग्जांपल्स की बात करेंगे तो क्या हो सकता है? जैसे स्पर्म। और क्या हो सकता है भाई? ओवम। क्या हो सकता है भाई? ओवम। तो ये स्पर्म और ओवम क्या हो गया? गैमेट। तो ये स्पर्म बनता कहां है? स्पर्म बनता है टेस्टिस में। तो टेस्टिस क्या हो गया भाई? गोनैड्स। ये गोनैड्स या फिर टेस्टिस क्या होता है? डिप्लॉयड। यहां पर अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये कितना सेट होगा? 2 सेट्स में होगा। कितने सेट्स में भाई? 2 सेट्स में। लेकिन अगर हम लोग स्पर्म या ओवम की बात करेंगे तो इसमें कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही पाया जाएगा। तो अब देखिए भाई, ये तो हम लोगों ने देख लिया गैमेट, और गैमेट कहां बनता है? गोनैड में। तो गैमेट का डेफिनेशन आप लोग कैसे दे रहे हैं कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय डिप्लॉयड गोनैड्स इज नोन एज गैमेट। क्या बोला जा रहा है भाई? गैमेट। या फिर हैप्लॉइड सेक्स सेल्स फॉर्म्ड बाय डिप्लॉयड गोनैड्स को भी क्या कहा जाएगा? गैमेट ही कहा जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि गैमेट कितने प्रकार का होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि गैमेट कितने प्रकार का होता है। तो यहां ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक जैसा है दिखने में या अलग अलग है दिखने में। इस बेसिस पर हम लोग गैमेट्स के टाइप को देखेंगे। तो भाई अगर हम लोग गैमेट्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई? गैमेट्स की। गैमेट्स 2 प्रकार का होगा। सबसे पहला तो हो जाएगा होमो गैमेट्स। नाम से ही क्लियर है भाई, होमो मतलब एक समान। ऐसा गैमेट जो दिखने में एक जैसा हो, जहां मेल और फीमेल गैमेट्स को डिफरेंशिएट करना पॉसिबल ना हो, जहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक जैसा दिखता हो, उसे कहा जाता है होमो गैमेट्स। अगर यहां बात करेंगे तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। यहां क्या बोलेंगे भाई कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट स्ट्रक्चरली क्या होता है भाई? सिमिलर होता है। दोनों में समानता होती है, एक जैसे होते हैं। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल्स हो जाएगा आपका क्लेडोफोरा। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है भाई, क्लेडोफोरा, जो कि एल्गी में ही आता है। क्या भाई? ये एल्गी है। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको रखा गया है होमोगैमेट्स में। अब इसका विपरीत क्या होगा भाई? इसका विपरीत होगा हेटेरोगैमेट्स। क्या होगा? हेटेरोगैमेट्स मतलब जहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक समान नहीं होंगे,
उसे कहा जाता है हेटेरोगैमेट्स। तो इसे भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है एन आइसोगैमेट। पहला क्या लिखा है भाई हमने? एन आइसोगैमेट। आइसो का मतलब भी समान होता है, तो आप होमोगैमेट्स के जगह पर यूज कर सकते हैं आइसोगैमेट्स। क्या यूज कर सकते हैं भाई? आइसोगैमेट्स। अब आते हैं हेटेरोगैमेट्स में। हमने पहला लिखा हुआ है एन आइसोगैमेट्स। तो ये आइसो के आगे हम लोगों ने जो एन लगाया है, ये बता रहा है कि यहां पर गैमेट्स एक समान नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं अनइक्वल मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ध्यान से देखिएगा भाई, अनइक्वल मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब कह रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई? एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फ्यूकस। ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? फ्यूकस। ये भी क्या है? एल्गी। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आपके पास oogametes। ध्यान से देखिएगा भाई, क्या है? oogametes। अब oogametes में क्या होता है? यहां पर भी मेल और फीमेल गैमेट एक समान नहीं होते हैं, लेकिन यहां कुछ कंडीशन है। भाई ये क्या कंडीशन है? कहते हैं कि यहां जो फीमेल गैमेट होती है वो बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है, जबकि मेल गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है। जैसे ह्यूमंस के गैमेट की अगर बात करेंगे तो स्पर्म का साइज ओवम से रिलेटिवली छोटा होता है और स्पर्म मूव करने में कैपेबल होता है, जबकि ओवम साइज में रिलेटिवली बड़ी होती है और ये मूव नहीं कर पाती है। ऐसे कंडीशंस को हम लोग कहते हैं oogametes। क्या कहते हैं भाई? oogametes। तो देखिए यहां मेल गैमेट क्या होगा भाई? स्मॉलर एंड मोटाइल। अगर मेल गैमेट की बात करेंगे तो कैसा होगा भाई? छोटा और मोटाइल होगा। लेकिन हम लोग फीमेल गैमेट की अगर बात करेंगे तो फीमेल गैमेट कैसी होगी? यहां पर लार्जर, मतलब बड़ी, एंड नॉन मोटाइल, मतलब बड़ी होगी और चलने में सक्षम नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं भाई? एग्जाम्पल लिख सकते हैं ह्यूमन गैमेट्स। ह्यूमन गैमेट्स। तो मानवों के युग्मक को हम लोग किस में रख रहे हैं भाई? oogametes में। किस में रख रहे हैं? oogametes। इसको आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है कि गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं। होमोगैमेट्स जो दिखने में एक समान होंगे, एग्जाम्पल क्लेडोफोरा जो कि एक एल्गी है। फिर हेटेरोगैमेट्स जहां गैमेट एक समान दिखने में नहीं होंगे। यहां पर इसको भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एनाइसोगैमेट्स एंड oogametes। एनाइसोगैमेट्स में मेल और फीमेल बस इक्वली एक टाइप का, एक इक्वल समान साइज का नहीं होगा। एग्जाम्पल यहां हम लोग लिखेंगे फ्यूकस जो क्या है? एल्गी है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा oogametes जहां मेल और फीमेल गैमेट अनइक्वल होते हैं। यहां फीमेल गैमेट बड़ी और नॉन मोटाइल होती है, जबकि मेल गैमेट छोटा और कैसा होगा भाई? मोटाइल होगा। छोटा और क्या होगा? मोटाइल। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा भी टाइप्स ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड मोटिलिटी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या पढ़ रहे थे भाई? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आइए वापस अपने टॉपिक पे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बनने के प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है भाई? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट अगर बात करेंगे तो यहां मेल गैमेट को सबसे पहले देखते हैं। मेल गैमेट इस तरीके से सिंबल दिया जाता है मेल को। अगर मेल गैमेट की बात करेंगे और मेल गैमेट अगर प्लांट में बन रहा है, किसमें बन रहा है भाई? प्लांट में, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या नाम दिया जा रहा है भाई? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर हम लोग एनिमल्स में बात करेंगे तो एनिमल्स में इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम दिया जा रहा है भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल गैमेट की। फीमेल के लिए ये सिंबल है भाई, ये मेल है
और ये हम लोगों ने क्या बनाया है, फीमेल। अगर फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो यहां प्लांट में फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को नाम दिया जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। हम लोगों को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी डिटेल में पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी डिटेल में पढ़ना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस भी डिटेल में पढ़ना है। ये हम लोगों को सेकंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। और फिर जो आखिरी अपना एनिमल्स में कहा जाता है oogenesis। क्या कहा जाता है भाई, oogenesis। इसे भी हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, तो वो हम लोगों को मिलेगा अगले चैप्टर में, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड में। फिलहाल तो बस हम लोग नाम देख रहे हैं कि गैमेट, अगर मेल गैमेट प्लांट में बन रहा है तो प्रोसेस का नाम क्या है भाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर एनिमल में बन रहा है तो नाम क्या है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल गैमेट की बात करेंगे, जब प्लांट में बन रहा है तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया है मेगा स्पोरोजेनेसिस, और अगर एनिमल में हो तो इसे नाम दिया जाता है oogenesis। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले काम को कर लिया है कि ये गैमेट बन गया है भाई। क्या बन गया है, गैमेट। अब सपोज कीजिए अगर किसी लड़का और लड़की का शादी होने वाला है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप लड़के को भी जन्म दीजिए और लड़की को भी जन्म दीजिए। तो यहां हम लोगों ने जन्म दे दिया है गैमेट को, यहां मेल गैमेट को भी जन्म दे दिया गया है और फीमेल गैमेट को भी जन्म दे दिया गया है। अब यह बताइए कि अगर दोनों का शादी करना है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप लड़के को लड़की के पास लेकर जाते हैं। जनरली हमारे समाज में तो ऐसा ही हो रहा है भाई कि लड़के बारात लेकर लड़की के घर पहुंचते हैं और वहां मांगते हैं क्या, कन्यादान। तो मैं बता दूं कि यहां लड़का भिक्षुक होता है। अगर कन्यादान की बात करेंगे तो जब कन्या आपको दान में मिल रहा है तो लड़का क्या हो गया भाई, भिक्षुक। तो हमेशा हमें फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप भिखारी बनकर जा रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा ही फीमेल्स का। तो चलिए भाई इस टॉपिक को भी हम लोग रिस्पेक्टफुली थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब यहां गैमेट तो बन गया है, क्या बन गया भाई, गैमेट। अब गैमेट बनने के बाद, लड़के और लड़की के जन्म के बाद, जरूरी है कि अगर शादी करना है तो लड़का किसके घर पहुंचे भाई, लड़की के घर। किसके घर पहुंचना है, लड़की के घर। तो चलिए अब नेक्स्ट जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसके बारे में मैं बताता हूं। यह है आपका बी नंबर और इसे कहा जा रहा है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। सेकंड क्या हो जाएगा भाई, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ट्रांसफर ऑफ गैमेट। आपने गैमेट बना लिया, अब गैमेट्स का ट्रांसफर कीजिए, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाइए। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचेगा, तो अगर हम लोग प्लांट में ट्रांसफर की बात करते हैं तो प्लांट में इस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है, नाम है पॉलिनेशन। क्या नाम है भाई, पॉलिनेशन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma is known as pollination। कि pollen grain को जब हम लोग एंथर से स्टिग्मा पर ले जाते हैं या जब उसका ट्रांसफर स्टिग्मा तक हो जाता है तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। हिंदी में इसे परागन कहा जाता है। परागकण का स्थानांतरण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक क्या कहलाती है, परागन। क्या कहलाती है भाई, परागन। तो भाई एनिमल्स में कैसे ट्रांसफर होता होगा, कि एनिमल्स में गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करता है, तो यहां मेल अपने गैमेट्स को फीमेल तक पहुंचाने के लिए कपुलेशन या सेक्स जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे इवेंट, ऐसे घटनाओं को घटित करता है। तो हम लोग यहां एनिमल्स में बात करेंगे तो जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा वहां कौन सा प्रोसेस होगा भाई, कपुलेशन। क्या होगा भाई, कपुलेशन या फिर इंटरकोर्स। लेकिन अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो मेल अपना गैमेट फीमेल गैमेट के आसपास कहीं रिलीज कर देता है और वहां पर
फिर मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास वाटर के द्वारा पहुंचकर फर्टिलाइजेशन का काम करता है। ध्यान रहे कि ऐसे कंडीशन में फर्टिलाइजेशन को एश्योर करने के लिए मेल गैमिट का संख्या ढेर सारा होना चाहिए, क्योंकि अगर मेल गैमिट कम हो गया तो हो सकता है कि पानी का बहाव तेज होने के कारण से या किसी भी अन्य परिस्थिति के कारण से सारे के सारे मेल गैमिट का क्या हो सकता है भाई, खात्मा हो सकता है। तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन का चांसेस घट जाता है, और इसको ना घटने देने के लिए मेल गैमिट्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो यह भी आपसे पूछा जाएगा कि मेल गैमिट्स का नंबर क्यों ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या देंगे भाई, टू एश्योर फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ मेल गैमिट्स आर हायर, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। क्लियर है भाई। तो हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो ही घटना होता है, पहला तो गैमेटोजेनेसिस गैमिट का बनना, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमिट मतलब गैमिट्स का एक दूसरे के पास पहुंच जाना। तो ये था भाई आपके पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर ही हम लोगों ने गैमिट के बारे में भी पढ़ा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इवेंट जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इवेंट जो है फर्टिलाइजेशन। क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन। ये हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ने लगते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को अगर समझेंगे तो सिंपली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। एकदम से ध्यान से याद रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्टिलाइजेशन? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, फर्टिलाइजेशन। अब यहां हम लोग फर्टिलाइजेशन के टाइप्स को देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है। तो भाई फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। कितने तरह का भाई, फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन जिसे कहा जाता है, और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसे हिंदी में बाह्य निषेचन कहा जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो साफ है भाई कि यहां फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन, मतलब यहां पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन occurs inside the body, और यहां इसके लिए क्या लिखेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन occurs outside the body। अब कह रहे हैं यहां इनसाइड द बॉडी वाले के अगर हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा ह्यूमंस। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, या आप सीधे कह सकते हैं मैमल्स। क्या कह सकते हैं भाई, मैमल्स, और जो भी आपके लैंड एनिमल्स वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह भी इसी में आ जाएगा। हम लोग बात करेंगे तो बर्ड्स में भी क्या देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बात करेंगे रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स में भी भाई क्या देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलेगा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा फिशेस में। किसमें भाई, फिशेस में, जिसको पीसेस भी कहा जाता है। फिर दूसरा ही हम लोगों को देखने को मिलेगा एम्फीबियंस में। किसमें मिलेगा भाई, एम्फीबियंस, जिसको उभयचर कहा जाता है, जो कि अपना लाइफ स्पैन या लाइफ जमीन और पानी दोनों पर व्यतीत करता है, उसे क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस। तो याद रखिएगा क्वेश्चन जो आपका आता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, डिफाइन इट्स वेरियस टाइप। तो the process of fusion of nuclei of male and female gamete is known as fertilization. It is of two types,
One is internal fertilization and another is external fertilization. Internal fertilization, where fertilization occurs inside the body. Example will be humans, reptiles and birds. अगर हम लोग बात करेंगे फिर external fertilization की, the fertilization which occurs outside the body. Example will be fishes and amphibians. क्लियर है भाई? अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये नेक्स्ट प्रोसेस अपना क्या हो गया भाई, फर्टिलाइजेशन. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना. अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, अगर मेल गैमिट फीमेल गैमिट आपस में फ्यूजन कर ले, अगर स्पर्म ओवम के साथ फ्यूजन कर ले, तो भाई क्या फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा जायगोट का. किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, जायगोट. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये स्पर्म एन होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है. ये ओवम एन होती है, मतलब हैप्लॉइड होती है. तो ये जो बनने वाला जायगोट है, एन और एन मिलकर क्या बन जाएगा भाई, 2n, मतलब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर बनेगा भाई, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. ध्यान से याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि जायगोट कितने सेल का स्ट्रक्चर है, तो हमेशा एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि जायगोट एक सेल का होता है. कितने सेल का भाई, एक सेल का. लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एक स्पर्म था, एक ओवम थी, दोनों मिल गया तो भाई 2 सेल बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है, दोनों का न्यूक्लियस जब आपस में मिल जाता है, तो न्यूक्लियस एक रहा तो सेल भी एक ही होगी. तो जायगोट क्या है भाई, सिंगल सेल्ड. क्या है भाई, सिंगल सेल्ड, मतलब एक कोशिकीय संरचना है. लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम्स की, तो यहां पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होगा. एक सेट स्पर्म का और दूसरा सेट ओवम का. तो मिला के इसको बोलेंगे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. क्या बोलेंगे भाई, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए डिफाइन जायगोट, तो भाई थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या लिखें, तो सिंपल सा लिखिएगा कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज जायगोट. क्या लिखेगा भाई, सिंगल सेल्ड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज क्या भाई, जायगोट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है, तो ध्यान से इसको याद रख लीजिएगा. मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं. चलिए इसको मैं मिटाकर लिख देता हूं. जायगोट का डेफिनेशन एकदम से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जायगोट कितने सेल का है भाई, एक सेल का. तो क्या लिखेंगे, सिंगल सेल. अब ये बताइए कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो आंसर क्या जाएगा, डिप्लॉइड. तो क्या लिखेंगे, सिंगल सेल्ड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. कब बनता है, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है. तो क्या लिखेंगे, formed after fusion of male and female gamete is known as क्या भाई, जायगोट. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आप इसको याद रखिएगा. अभी हम लोगों ने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर पढ़ा फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बना भाई, तो हम लोगों को क्या मिला भाई, जायगोट. क्या मिल गया भाई, जायगोट. एकदम से याद रखिएगा. अब कहते हैं कि जायगोट जब बन गया, तो यहां कब बना, फर्टिलाइजेशन के बाद. अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करता हूं और एक पॉइंट यहां आपको समझाता हूं कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी कुछ ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है. ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. तो आप लोग देखिएगा भाई, मैं मेंशन कर रहा हूं. नेक्स्ट है भाई अपने पास एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, पार्थेनोजेनेसिस. ये पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे,
डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहा है भाई कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमीट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए तो इसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। हिंदी में इसे अनिषेक फलन कहा जाता है या फिर अनिषेक जनन कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में ये देखा जाता है, बनाना प्लांट में। किसमें देखा जाता है भाई? बनाना। एकदम इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्या याद रखिएगा? बनाना। और एनिमल्स में अगर बात करेंगे तो एनिमल्स में आप लोगों को मिल जाएगा रोटीफर्स में, और मिल जाएगा आपको ये मेल हनी बी में। किसमें मिलेगा भाई? मेल हनी बी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। एकदम एनसीईआरटी का पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो था भाई अपना पार्थेनोजेनेसिस, और इस तरीके से अपना सेकंड इवेंट कंप्लीट होता है जो कि था अपना फर्टिलाइजेशन। क्या था भाई? फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट इवेंट पर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना कौन सी है? फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना को क्या कहते हैं भाई? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो तीसरा क्या हो गया भाई अपने पास? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले हम लोग प्लांट में देख लेते हैं कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो कहते हैं प्लांट में यहां जो ओव्यूल होता है यह बदल जाता है सीड में। किसमें बदल जाता है भाई? सीड में। यहां जो ओवरी होती है यह बदल जाती है फ्रूट में। किससे बदल जा रहा है भाई? फ्रूट में। अगर बात करेंगे यहां पर हम लोग कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स एंड पेटल्स ये सेड ऑफ, झड़ जाते हैं। क्या जाता है भाई? झड़ जाता है। तो ध्यान से याद रखिएगा कि जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्लांट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ओव्यूल सीड में बदल जाता है, ओवरी किससे बदल जाता है भाई? फ्रूट में बदल जाता है, सेपल्स और पेटल्स झड़ जाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देखा प्लांट में। अब कहते हैं कि यहां पर फ्रूट के अगर कवर की बात करेंगे, अगर हम लोग फ्रूट के कवर की बात करेंगे तो इसे नाम दिया जाता है पेरिकार्प। क्या नाम दिया जाता है भाई? पेरिकार्प। फ्रूट के कवर की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रूट के कवर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। अब पेरिकार्प भी अगर मोटा हो जाए तो 3 लेयर में बदल जाता है। कौन कौन सा भाई? तो देखिए कौन कौन सा है। सबसे अंदर वाला इंडोकार्प, बीच वाला मीजोकार्प और सबसे बाहर वाला एपिकार्प। अब इसको कैसे समझा जाए? तो आम की मदद से समझिए कि अगर आपके पास एक कोई बड़ा सा आम है और ये आम पका हुआ है, तो आम के सबसे ऊपर वाला छिलका जिसको हम लोग अचार में खा जाते हैं, ठीक है, ये जो छिलका है ऊपर का, ये क्या हो गया भाई? ये हो गया एपिकार्प। वो गूदा वाला भाग जिसे आप खा जाते हो वो क्या हो गया भाई? मीजोकार्प। और सबसे अंदर वाला जो टफ वाला पार्ट होता है वो क्या हो गया? इंडोकार्प, जिसे हम लोग गुठली कह देते हैं। और उसको आप अगर ऐसे हिलाओगे तो खटखट खटखट आवाज करेगा। तो अंदर में क्या है उसके? सीड है। क्या भाई? सीड। तो ये था अपना एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। अब फिलहाल देखते हैं हम लोग कि एनिमल्स में क्या होता है। एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या होता है। तो सबसे पहले अगर स्पर्म और ओवम मिल जाए, कौन मिल जाए भाई? स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है एक स्ट्रक्चर जो कि सिंगल सेल्ड और डिप्लॉयड होता है। इसे नाम दिया जाता है जायगोट। क्या नाम दिया जाता है भाई? जायगोट। अब ये जायगोट डेवलप होगा इम्ब्रियो में। किसमें डेवलप होगा भाई? इम्ब्रियो में। फिर यहां पर आगे डेवलपमेंट होगा मोरूला, फिर होगा ब्लास्टूला और फिर होगा गैस्ट्रूला। अब गैस्ट्रूला के बाद फिर वापस ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। क्या होता है भाई? ऑर्गेनोजेनेसिस।
और फर्दर 9 महीने के बाद जब कंप्लीट ऑर्गन्स का और बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है तो ह्यूमन में तो भाई फिर बेबी क्या होता है, पार्चुरेशन के द्वारा बाहर आ जाता है। लेकिन अदर एनिमल्स की अगर बात करेंगे तो वहां 9 महीने की बात नहीं होती है, बस ये प्रोसेस कंटिन्यू सतत रहता है। सबसे पहले क्या बनेगा, जायगोट। एकदम सीक्वेंस याद रखिएगा, जब मैं आप लोगों को 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसे डिटेल में बताऊंगा, अभी बस आप लोग नाम याद रखिए। सबसे पहले क्या बना, जायगोट। फिर क्या बनेगा भाई, एम्ब्रियो। फिर क्या बनेगा, मोरूला। फिर क्या बनेगा, ब्लास्टूला। फिर क्या बनेगा भाई, गैस्टूला। और आखिरी में क्या बनेगा, इसी में हो जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है भाई, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहा जा रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस। और इस तरीके से अपना फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट कंप्लीट होती है, जिसे हम लोग कह रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अभी हम लोगों ने देखा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होती है। तो सबसे पहले आप गैमेट बनाइए, दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। देन आफ्टर आप गैमेट का ट्रांसफर कीजिए, दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ गैमेट इन एनिमल्स। इट अकर्स बाय कपुलेशन और इंटरकोर्स। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे तो इट अकर्स थ्रू पॉलिनेशन। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट तो था फर्टिलाइजेशन, या मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल रहे थे। इनको भी 2 टाइप्स का कहा जाता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल, बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल। फिर हम लोगों ने एक टर्म देखा पार्थिनोजेनेसिस, कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट एक नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए तो क्या कहा जाता है, पार्थिनोजेनेसिस। फिर हम लोगों ने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी घटनाएं होती है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ओव्यूल सीड में बदल जाता है, ओवरी फ्रूट में बदल जाता है, सेपल्स और पेटल्स झड़ जाते हैं। एनिमल्स में सबसे पहले जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले मैं एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी कि सेल डिवीजन, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान सेल डिवीजन कैसे होती है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं भाई, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो किस प्रकार का सेल डिवीजन देखने को मिलता है। तो गैमेट्स बनने के दौरान सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो देखिए भाई, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी हुआ, अगर पेरेंट में क्रोमोसोम्स का नंबर सिंगल सेट में हुआ, हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी n है, क्या है भाई, n। तो इसमें गैमेट बनने के दौरान माइटोसिस होती है। क्या होती है भाई, माइटोसिस। और माइटोसिस के द्वारा बनेगा गैमेट। क्या बनेगा भाई, गैमेट, क्योंकि ये गैमेट को भी क्या होना है, हैप्लॉइड। अभी हम लोगों ने गैमेट्स का डेफिनेशन भी दिया था। तो भाई बात ये आती है कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। ये देखने को मिलेगा आपको फंगी में, यही देखने को मिलेगा आपको एल्गी में, और ऐसा ही देखने को मिलेगा आप लोगों को ब्रायोफाइट्स में। किसमें मिलेगा भाई, ब्रायोफाइट्स। कि फंगी, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में जब गैमेट बनती है तो उस दौरान क्या होता है भाई, माइटोसिस। क्या होता है भाई, माइटोसिस। क्योंकि हम लोगों को पता है माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, मतलब यहां पर जितना क्रोमोसोम का नंबर मम्मी पापा वाले सेल में होगा, पेरेंटल सेल में होगा, उतना ही किसमें मिलेगा, गैमेट में या फिर डॉटर सेल में भी देखने को मिले। फिर हम लोग के पास अगर डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी हुआ, कैसा भाई, डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी मतलब 2n। कितना भाई, 2n। तो यहां गैमेट बनने के दौरान मियोसिस होती है। क्या होती है भाई, मियोसिस। और तब जाके गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट यहां भी क्या होगी भाई, हैप्लॉइड। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा था।
अब बात ये आती है कि ये किन में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स, ये देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म में, ऐसा ही देखने को मिलेगा हमें एंजियोस्पर्म में, और ऐसा ही देखने को मिलेगा हमें एनिमल्स में। किसमें भाई? एनिमल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गैमेट जब बनता है तो किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। अगर हम लोग बात करेंगे हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है जैसे कि फंगी, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, तो माइटोसिस देखने को मिलेगा। यदि डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी हुआ जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो यहां जो गैप हम लोगों को देखने को मिलेगा सेल डिवीजन, वो होगा मियोसिस। क्या होगा भाई? मियोसिस। तो ये अपना भाई इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीच में एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना था कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन सा सेल डिवीजन होता है। वैसे तो अपना इवेंट कंप्लीट हो चुका है, मैं एक दो बातों को और बताऊंगा भी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं तो देखिएगा ध्यान से आप लोग। चलिए भाई, अब हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को देखना है जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ था और मैंने भी नहीं बताया है। सबसे पहले ओवीपेरस। ये ओवीपेरस क्या होता है? अंडा देने वाले ऑर्गेनिजम्स को ओवीपेरस कहा जाता है। तो जनरली तो हम लोग क्या कह देते हैं भाई? एग लेइंग एनिमल्स। जो अंडा देने वाला है उसे क्या कहा जाता है? ओवीपेरस। लेकिन अगर इसको अच्छे से डिफाइन करें तो ऐसे लिखा जा सकता है, when zygote develops outside the body in an egg covered by a cell made up of calcium carbonate। कहते हैं कि जब जायगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो तो कहां भाई? एक ऐसे एग में जिसका सेल किसका बना होगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? ओवीपेरस। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप? एग्जाम्पल हो जाएगा यहां पर बर्ड्स, और क्या हो जाएगा भाई? रेप्टाइल्स, और क्या हो सकता है? एम्फीबियंस, और क्या हो सकता है भाई? फिशेस, या फिर जिसको आप लिखते हो पीसेस। क्या लिखते हो? पीसेस। ये सभी एग्जांपल हो जाएगा आपका किसका भाई? ओवीपेरस, अंडा देने वाले का। किसका भाई? अंडा देने वाले का। दूसरा अपने पास वर्ड है वीवीपेरस, मतलब दोस्त who gives birth to their young ones। कहते हैं वो जो अपने बच्चे को जन्म देता है। Those who give birth to their young ones are known as viviparous। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल हो जाएगा यहां पर मैमल्स। क्या हो जाएगा भाई? मैमल्स, स्तनधार। अच्छा, इसको इस तरीके से कैसे लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे when zygote develops inside the body। जब जायगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो तो उसे क्या कहा जाता है? वीवीपेरस। क्या कहा जाता है भाई? वीवीपेरस। इस तरीके से ये दो वर्ड भी अपना क्लियर हो गया। अब कुछ वर्ड देख ले लेते हैं जैसे कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या भाई? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होता है? जहां पर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी हो और फीमेल भी हो। जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फॉर्मेशन होता हो तो उसे क्या कहा जाएगा? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। व्हेन मेल एंड फीमेल gametes are produced by single organism। कहते हैं कि जब एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसी सेम ऑर्गेनिज्म के द्वारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का प्रोडक्शन हो तो उसे क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के लिए अदर वर्ड यूज किया जाता है मोनोइशियस। क्या यूज करते हैं भाई? मोनोइशियस। फिर कहते हैं इसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं
हर्माफ्रोडाइट। क्या वर्ड यूज करते हैं भाई? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, अब यहां एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल हो जाएगा अपना, यहां पर अगर हम लोग प्लांट्स में देखेंगे तो प्लांट्स में तो ऐसा ढेरों सारा प्लांट मिल जाएगा, जैसे चाइना रोज, पी, मैंगो, लगभग बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। लेकिन अगर एनिमल्स में बात करेंगे तो हो जाएगा अर्थवॉर्म और क्या हो जाएगा भाई? लीच। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग देखते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या देख रहे हैं भाई? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? यूनिसेक्सुअल। ये दोनों टर्म है बहुत आसान, लेकिन कभी कभी डिफाइन करने में दिक्कत होने लगता है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे इसके लिए? व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड इन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। कह रहे हैं कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए तो क्या कहा जाता है उसे? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के लिए और भी नाम है भाई, डायोसियस। क्या यूज करते हैं? डायोसियस। अब इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल्स में प्लांट के लिए अगर बात करेंगे तो हो जाएगा डेट, पाम, पपाया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, डेट, पाम और पपाया। ऐसे ही यहां बाइसेक्सुअल एनिमल में एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्थवॉर्म और लीच। और एनिमल्स में बात करेंगे तो हम लोग ह्यूमंस क्या होते हैं भाई? यूनिसेक्सुअल। डॉग भी क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल। काव भी क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल। ऐसे ही ढेरों सारे एनिमल्स लगभग सबके सब क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। इसलिए एग्जांपल जनरली ये पूछा जाएगा आपको कि बाइसेक्सुअल एनिमल का नाम बताइए तो अर्थवॉर्म और लीच बता सकते हैं। जनरली प्लांट बाइसेक्सुअल होता है तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये यूनिसेक्सुअल प्लांट का नाम बताइए तो डेट, पाम और पपाया। तो इस तरीके से भी हम लोगों ने देखा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में। लगभग सभी टर्म्स को, टॉपिक्स को मैंने चैप्टर फर्स्ट के सभी टर्म और टॉपिक को टच कर लिया और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा हो और आप लोगों को काफी मजा आया हो। तो भाई आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ऐसे वीडियोस पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।